दुनिया और मानव चेतना के लिए बुद्ध के सबसे बड़े योगदानों में से एक यह समझ है कि शांति से या ध्यान की स्थिति से पैदा होने वाले सभी कार्यों में महान शक्ति होती है। सफलता और नेतृत्व के जरिए से इस बात को समझना बेहद जरूरी है जो गतिविधियां यानी कि एक्शन अस्तित्व की शांति शीतलता से पैदा होती है वे उन क्रियाओं की तुलना में असीम रूप से शक्तिशाली होती है जो मन के कोलाहल चिंता भ्रम आदि से पैदा होती है। मन की शांति मूल रूप से ध्यान की स्थिति में आने और उसके बाद कार्य की ओर अग्रसर करने से संबंधित होती है। प्रेरणा साहस प्रतिबद्धता उद्देश्य दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय स्पष्ट दृष्टि सत्यनिष्ठा विश्वसनीयता अभिव्यक्ति की शक्ति जवाबदेही सही निर्णय लेना समय सूचकता प्रभावशाली उत्तरदायित्व सौंपना और सहानुभूतिपूर्ण सशक्तिकरण जैसे सफलता और नेतृत्व से जुड़े गुण किसी न किसी रूप में आंतरिक शांति और शीतलता की असीमित शक्ति से ही प्रवाहित होते हैं। इस धरती पर जन्मे महापुरुषों में आंतरिक शीतलता की स्थिति में बने रहकर कार्य करने की क्षमता रही है। कार्य को पूरा करने को लेकर उनके भीतर कितनी ही भाव प्रबलता या तीव्रता क्यों ना रही हो फिर भी वे भीतर से ध्यान मग्न तल्लीन और शांत बने रहे हैं। इसीलिए इस दुनिया में उन्होंने जिस किसी भी कार्य को अंजाम दिया उसमें बहुत सुंदरता और रचनात्मकता थी। यह मूल रूप से उनके भीतर के गहन व्यवहार पैटर्न के कारण संभव हुआ है। आंतरिक शीतलता प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध ने जो प्रमुख तकनीक बताई वह है आनापान सती अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। सांसों पर गौर करने की यह क्रिया विपश्यना या जागरूकता साधना की कुंजी है और इसे सभी तरह की गतिविधियों के दौरान आजमाया जा सकता है। किसी भी स्थिति में हो अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाते रहें फिर कठिन परिस्थितियों के बीच भी आप तुरंत अपने आंतरिक स्व और उसकी आध्यात्मिक रूप से शांत शीतल गुणवत्ता पर वापस पहुंच सकते हैं। इस तकनीक का वर्णन भगवान शिव ने पार्वती से भी किया है। हालांकि आंतरिक शीतलता की शिक्षा किसी विशेष तकनीक से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि इसमें अपने इस संकल्प के प्रति दृढ़ रहना है चाहे बाहरी स्थिति कुछ भी हो चाहे कोई भी परिस्थिति हो अपनी आंतरिक दुनिया में मैं इस क्षण शांत रहूंगा मैं अंदर से शांत निश्चिंत शीतल रहूंगा। यह संकल्प विशेष रूप से लीडर्स के लिए प्रासंगिक है क्योंकि लीडरशिप के लिए भीतरी शांति और शिष्टता से काम करना जरूरी होता है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी भी तकनीक का अनुसरण नहीं करने का विकल्प
चुन सकता है और यह संकल्प ही आंतरिक शक्ति और स्थिरता की भावना पैदा करता है। बस बाहरी घटनाओं से तादात्म्य स्थापित करने के बजाय बार बार अपनी आंतरिक शांति से जुड़ना याद रखें। इसका अर्थ है आप हर पल अपने भीतर उमड़ते सतही विचारों से दूर जाना तय करते हैं और अपने अस्तित्व के आंतरिक पटलों का उपयोग करते हैं जो अधिक गहरे हैं और हमारी आध्यात्मिक वास्तविकता के लिए अधिक मौलिक हैं। इस विचार का सार यह है कि प्रभावशाली बनने के लिए मन के पर्दे को पार करें और अपने भीतर गहराई में मौजूद महत्तर ऊर्जा के साथ दुनिया में कार्य करें। उस रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब आप दिल और दिमाग से बहुत शांत हों। इस आंतरिक शीतलता की मदद से किया जाने वाला कार्य साहस, शक्ति और किसी विशिष्ट कृपा से प्रेरित होता है। आपने अपने कार्यस्थल पर ऐसे लोगों को देखा होगा जो लगातार अपना ढोल पीटते रहते हैं, अपनी दूरदर्शिता आदि के बारे में शोर मचाते रहते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने का समय आता है तो वे लापरवाह नजर आते हैं। यह एक बेहद खराब गुण है जो अक्सर लीडर्स में पाया जाता है। बेशक कभी कभी किसी काम को पूरा करने के लिए आपको सही तरह का प्रचार भी करना पड़ता है, आपको एक खास तरह का शोर मचाना पड़ता है। लड़ाई जीतने के लिए आपको अपने सैनिकों को तैनात भी करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य का सबसे प्रेरणादायक गुण होता है शांति के साथ साहस दिखाने की क्षमता। यह हमारे कामों को समझने, उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से संसाधित करने और अंततः कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने हेतु मौलिक चेतना प्रदान करता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि साहस और शांति यानी स्थिति भाव का संयोजन ही एक उत्कृष्ट लीडर की पहचान है। आप इसे महान विचारक योद्धा सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ महान नेताओं में देख सकते हैं, जिन्होंने भारतीयों को बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक स्तर पर एकजुट किया। सुभाष चंद्र बोस अत्यधिक ऊर्जावान थे, संघर्ष और युद्ध के बीच भी क्रियाशील रहते थे, फिर भी बेहद शांत, स्थिर और संयमित थे। यह लगभग वैसा ही है जैसे वह ध्यानमग्न अवस्था में कार्य कर रहे हों। काम के दौरान यही ही सिद्धांत सभी सच्चे बड़े लीडर्स में पाया जा सकता है। बुद्ध ने लोगों को अपने भीतर शीतलता पैदा करने के लिए लगातार प्रेरित किया। उनका यह रहस्यवादी दर्शन अंततः चीन और जापान तक पहुंचाया गया। चीन में यह मार्शल आर्ट के रूप में सामने आया। इस मार्शल आर्टिस्ट को अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए भी बेहद शांत और संयमित रहना होता है। तो क्या खाली मुट्ठी की शक्ति यानी कुंग-फू जैसी किसी कला का कोई वास्तविक अर्थ है? वास्तव में आधुनिक युग में ब्रूस ली ने इस बात को बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। वह इसके बारे में बहुत दार्शनिक ढंग से बात
करते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को किसी बर्तन में रखे हुए पानी की तरह होना चाहिए। पानी उस बर्तन के अनुरूप आकार ले लेता है। नदी का जल शीतल और प्रवाहमान है, फिर भी उसमें बहुत शक्ति है। इसलिए पानी की तरह होना एक आवश्यक बुद्ध गुण है, जिसमें मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ हर क्षेत्र में कार्यरत लोगों को महारत हासिल करना चाहिए।